हैवलॉक अंडमान का एक द्वीप है। कई छोटे बड़े रिजॉर्ट्स हैं यहाँ। बढ़ती जनसंख्या ने शहरों के प्रकृति को तहस-नहस कर दिया है, इसलिए प्रकृति का सामीप्य पाने के लिए लोग पैसे खर्च करके अपने घर से दूर यहाँ आते हैं। 1 साल से सौरभ समंदर रिजॉर्ट्स में सीनियर मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। रात की स्याह चादर ओढ़े सागर के पास बैठना उसे बहुत पसंद था। रिजॉर्ट के पास अपना एक व्यक्तिगत बीच भी था, इसलिए उसे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। अपना काम समाप्त करके रात में वह यहाँ आकर बैठ जाता था। लोग अक्सर उससे पूछते कि वह रात में ही क्यों यहाँ बैठता है। सौरभ का जवाब होता, रात की नीरवता, उसकी खामोशी मुझे बहुत भाती है। अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर वह यहाँ आ तो गया था, परंतु उसकी यादों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। आज सुबह जब से प्रज्ञा का फ़ोन आया है, तब से सौरभ परेशान था। अब रात के सन्नाटों में उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे वर्ष उसके सामने चलचित्र की तरह गुजरने लगे थे। 4 साल पहले जब सौरभ और शालिनी की शादी हुई थी, तब उसे लगा था जैसे उसका देखा हुआ सपना वास्तविकता का रूप लेकर आ गया हो। शालिनी और सौरभ गोवा में 2 हफ्ते का हनीमून मनाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने दिल्ली आ गए। इतनी अच्छी नौकरी, शालिनी जैसी सुंदर और समझदार लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाकर सौरभ जैसे बादलों पर चल रहा था। मगर सौरभ भूल गया था कि बादल एक न एक दिन बरस जाते हैं और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। शादी के पहले 1 साल में ही सौरभ को उसके और शालिनी के बीच के अंतर का पता चल गया। शालिनी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही खुले विचारों वाली भी थी। सौरभ के विचारों के बिल्कुल विपरीत। छोटी मोटी नोक-झोंक उनके बीच चलती रहती थी, जिसमें जीत हमेशा शालिनी की ही होती थी। शालिनी के व्यक्तित्व के सामने जैसे सौरभ का व्यक्तित्व गौण हो गया था। रात के अंतरंग पलों में भी शालिनी को सौरभ से कई शिकायतें थीं। उसके अनुसार सौरभ उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। शालिनी जहाँ पार्टियों में जाना बहुत पसंद करती थी, वहीं सौरभ का वहाँ दम घुटता था। परंतु शालिनी की जिद पर उसने सभी पार्टियों में जाना शुरू कर दिया था। पार्टी में जाने के बाद शालिनी अक्सर यह भूल जाती थी कि वह यहाँ सौरभ के साथ आई है। ऐसी ही एक पार्टी में सौरभ की कंपनी का एक क्लाइंट विमल भी आया था। वह शालिनी का कॉलेज का मित्र था तथा एक बहुत बड़े उद्योगपति घराने का इकलौता चिराग था। उससे मिलने के बाद तो शालिनी जैसे यह भी भूल गई कि पार्टी में और लोग भी हैं। बातें करते हुए विमल के हाथों का शालिनी के कंधों को छूना सौरभ को अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वहाँ पार्टी में उसने शालिनी को कुछ नहीं कहा। घर आने के बाद जब सौरभ ने शालिनी से बात करनी चाहिए तो वह भड़क उठी। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। सही में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से अंग्रेजी तो आ जाती है, पर मानसिकता ही छोटी हो जाए तो उसका क्या करेंगे। सालू, वह विमल बहुत बदनाम आदमी है। तुम नहीं जानती, मैं जानना भी नहीं चाहती। जो स्वयं सफल नहीं हो पाते, वे औरों की सफलता से ऐसे ही चिढ़ते हैं। सौरभ बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए चुप हो गया। अगले दिन शालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सौरभ ने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा और बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। दोपहर में शालिनी की तबीयत के बारे में जानने के लिए लैंडलाइन और मोबाइल पर सौरभ लगातार फ़ोन करता रहा, परंतु शालिनी ने फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी प्रयास के बाद शालिनी का फ़ोन लग गया। क्या हुआ शालिनी, ठीक तो हो ना तुम? मैं कितनी देर से लैंडलाइन पर फ़ोन कर रहा था और मोबाइल पर भी। तुम फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? हाँ, मैं ठीक हूँ। विमल ने लंच के लिए बुलाया था, वहाँ चली गई थी। मोबाइल साइलेंट हो गया है, इसलिए पता नहीं चला। क्या विमल के साथ हो तुम? हाँ, क्यों? मुझे बता तो सकती थी। अब क्या इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी?
बात इजाज़त की नहीं है, सूचना देने की है। मुझे पता होता तो इतना परेशान नहीं होता। तुम्हें तो परेशान होने का बहाना चाहिए सौरभ। खैर छोड़ो शालिनी, घर पर बात करेंगे। रिसीवर रखने के बाद सौरभ सोच में पड़ गया कि सुबह तक शालिनी उठने की हालत में नहीं थी और दोपहर तक इतनी भली चंगी हो गई कि बाहर लंच करने चली गई। फ़ोन पर भी उसका व्यवहार सौरभ को आहत कर गया था। रात में उसने शालिनी से इस विषय पर बात करने का मन बना लिया, मगर रात में तो शालिनी का व्यवहार बिल्कुल ही बदला हुआ था। पूरे घर में सजावट कर रखी थी उसने। टेबल पर एक केक उसका इंतज़ार कर रहा था। शालिनी, यह सब क्या है? आज किसका जन्मदिन है? केक काटने के लिए उपलक्ष्य का इंतज़ार क्यों करना? अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए केक नहीं काट सकते क्या? शालिनी अपनी नशीली आंखों का जाल सौरभ पर डाल चुकी थी। दोनों ने साथ केक काटा। फिर शालिनी ने अपने हाथों से सौरभ को डिनर कराया। शालिनी ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। धीमी संगीत माहौल को और खूबसूरत बना रहा था। उस रात दोनों ने एक दूसरे से खुलकर प्यार किया। बहुत तड़के ही शालिनी उठकर नहाने चली गई। अभी वह ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची ही थी कि सौरभ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और चुम्बनों का बौछार कर दी। अरे छोड़ो ना, क्या करते हो? रात भर मस्ती की है, फिर भी मन नहीं भरा तुम्हारा? शालिनी कसमसाई। मैं तुम्हें जितना ज़्यादा प्यार करता हूँ उतना ही और ज़्यादा करने का मन करता है। अच्छा, तो अगर मैं आज कुछ मांगूं तो दोगे? जान मांग लो, पर अभी मुझे प्यार करने से ना रोको। उफ, इतनी बेचैनी। अच्छा सुनो, मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया है। अरे मैं तो खुद ही कह चुका हूँ तुम्हें। घर पर बैठकर बोर होने से तो अच्छा ही है। अच्छा समझ गया, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी नौकरी के लिए किसी से बात करूँ? नहीं, मुझे नौकरी मिल गई है। मिल गई है? कहाँ? विमल ने मुझे अपने ऑफिस में काम करने का ऑफ़र दिया है और मैंने स्वीकार कर लिया है। सौरभ समझ गया था, विरोध बेकार है। शालिनी उससे पूछ नहीं रही थी, उसे अपना निर्णय बता रही थी। सौरभ ने गले लगाकर शालिनी को बधाई दी और उसके बाद एक बार फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। शालिनी ने विमल के ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया था। ऑफिस के काम से दोनों को कई बार शहर से बाहर भी जाना पड़ता था, परंतु सौरभ को कभी उन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि शक करने जैसा कुछ था ही नहीं। विमल के हर टूर में उसकी पत्नी रामा उसके साथ जाती थी। शालिनी तो अक्सर सौरभ से विमल और रामा के प्रेम की चर्चा भी करती थी। ऐसे ही एक टूर पर विमल और रामा के साथ शालिनी भी गई। वैसे तो यह एक ऑफिशियल टूर था, पर मनाली की खूबसूरती ने उनका मन मोह लिया। तय हुआ अभी तीनों ही जाएंगे। सौरभ बाद में उनके साथ शामिल होने वाला था। मीटिंग के बाद विमल और शालिनी लौट रहे थे। विमल को ड्राइविंग पसंद थी, इसलिए वह अक्सर गाड़ी खुद ही चलाता था। अचानक एक सुनसान जगह पर उसने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ विमल, गाड़ी खराब हो गई क्या? गाड़ी नहीं, मेरी नीयत खराब हो गई है और उसका कारण तुम हो शालिनी। मैं? वह भला कैसे? शालिनी ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे प्यार करने की अदा भी तो उतनी ही खूबसूरत होगी ना, कहकर विमल ने शालिनी का हाथ पकड़ लिया। मुझे अपने करीब आने दो, इसमें हम दोनों का फायदा है। तुम पागल हो गए हो विमल? शालिनी ने हाथ छुड़ाने का नाटक भर किया। नहीं शालिनी, अभी पागल तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन यदि तुम्हें पा ना सका तो ज़रूर हो जाऊँगा। ना बाबा ना, किसी को पागल करने का दोष मैं अपने ऊपर क्यों लूँ? इतना सुनकर विमल शालिनी को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करने लगा। अरे अरे, रुक भी जाओ, इतनी जल्दी क्या है? पहले ये तो तय हो जाए, इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? तुम जो चाहो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। शालिनी समझ गई कि लोहा गर्म है और यही उस पर चोट करने का सही वक्त है। अतः बोली, मुझे नए प्रोजेक्ट का हेड बना दो विमल।
बोलो, क्या इतना कर पाओगे मेरे लिए? बस समझो बना दिया। मुझे गलत मत समझना विमल, परंतु मैं ऐसे ही तुम्हारे बात पर भरोसा नहीं कर सकती। ऐसा है तो फिर यह लो। कह उसी समय उसी के सामने ऑफिस में फ़ोन कर शालिनी की इच्छा को अमली जामा पहना दिया। जब शालिनी के मन की बात हो गई तो फिर विमल के मन की बात कैसे अधूरी रहती। उस दिन के बाद विमल और शालिनी और करीब आते गए। दोनों एक साथ घूमते, खाते पीते और रात भर खूब मस्ती करते। रमा होटल के कमरे में अकेली पड़ी रही, पर उसने विमल से भी कभी कुछ नहीं पूछा। 2 हफ्ते के बाद वे लोग दिल्ली लौट गए थे। सौरभ को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए उसका मनाली का टूर कैंसिल हो गया था। इसी बात को बहाना बनाकर शालिनी ने सौरभ से झूठी नाराजगी का ढोंग भी रचा रखा था। वहाँ विमल और रमा एक साथ घूमते, मैं अकेली होटल में कमरे में करवटें बदलती रहती। सौरभ बेचारा मिन्नतें करता रह जाता और फिर शालिनी को मनाने के लिए उसकी पसंद के महंगे महंगे उपहार लाकर देता रहता। फिर भी शालिनी यदाकदा उस बात को उठा ही देती थी। मनाली से लौटकर शालिनी के रंग ढंग और तेवर लगातार बदल रहे थे। अब तो वह अक्सर घर में देर से लौटने लगी और कई बार तो उसके मुंह से शराब की गंध भी आ रही थी। शालिनी अक्सर खाना भी बाहर खाकर आती थी। कुक सौरभ का खाना बनाकर चला जाता था। जब वह घर लौटती उसके बेतरतीब कपड़े, बिगड़ा मेकअप भी खामोश जबान से उसकी चुगली करते थे। मगर सौरभ ने तो जैसे अपनी आंखें मूंद ली थी। उसे तो यही लगता था कि वह शालिनी को समय नहीं दे पा रहा, इसलिए वह उससे दूर हो रही है। एक दिन शालिनी ने उसे बताया विमल और रमा घूमने आगरा जा रहे हैं और उनसे भी साथ चलने को कह रहे हैं। सौरभ को इस बार भी छुट्टी मिलने में परेशानी हो रही थी। उसके कई बार समझाने पर शालिनी विमल और रमा के साथ चली गई। सब कुछ शालिनी के मन मुताबिक ही हो रहा था, फिर भी उसने अपनी बातों से सौरभ को अपराध बोध से भर दिया था। गाड़ी में आगे की सीट पर विमल की बगल में बैठी शालिनी सौरभ की बेवकूफ़ी पर काफ़ी देर तक ठहाका लगा रही थी। अब बस भी करो शालिनी डार्लिंग, बेचारा सौरभ चलो छोड़ दिया। तुम यह बताओ, तुम्हें गाड़ी से जाने की क्या सूझी? दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी है ही कितनी, और वैसे भी लॉन्ग ड्राइव में रोमांस का अपना मज़ा है मेरी जान। और फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। रामा पीछे की सीट पर बैठी उनकी यह बेहाई की मुख्य दर्शन बनी रही। सौरभ को छुट्टी अगले ही दिन मिल गई थी, परंतु वह शालिनी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए शालिनी को बिना बताए ही आगरा पहुंच गया। लंबे लंबे डग भरता हुआ होटल में शालिनी के कमरे की तरफ बढ़ा। खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता उसके हाथों में था। दिल में शालिनी को खुश करने की चाहत लिए उसने कमरे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंदर से आती शालिनी और किसी पुरुष की सम्मिलित हंसी ने उसे चौंका दिया। बदहवास सा सौरभ दरवाज़ा पीटने लगा। अंदर से आई एक आवाज़ ने उसे स्तब्ध कर दिया था। कौन है बे? डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं देख रहे हो क्या? जाओ, अभी हम अपनी जाने मन के साथ बिजी हैं। परंतु सौरभ ने दरवाज़ा पीटना बंद नहीं किया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का नज़ारा देखकर सौरभ को चक्कर आ गया। बिस्तर पर पड़ी उसकी अर्धनग्न पत्नी उसे अपरिचित निगाहों से घूर रही थी। जमीन पर बिखरे उसके कपड़े सौरभ की खिल्ली उड़ा रहे थे। कहीं किसी कोने में विवाह का बंधन मृत पड़ा था। उसका अटल विश्वास उसकी इस दशा पर सिसकियां भर रहा था और प्रेम वह तो पिछले दरवाजे से कब का बाहर जा चुका था। शालिनी, सौरभ चीखा था, परंतु शालिनी ना चौंकी ना असहज हुई। बस उसने विमल को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया और स्वयं करवट लेकर छत की तरफ देखते हुए सिगरेट पीने लगी। शालिनी,
मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सौरभ दोबारा चीखा। इस बार उससे भी तेज चीखी शालिनी। क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ ऐसा? ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो मुझे बांध पाता? तुम विमल से प्यार करती हो? प्यार? हाँ, तुम इतने बेवकूफ़ हो सौरभ, इसलिए तुम्हारी तरक्की इतनी स्लो है। यह लेने देने की दुनिया है। विमल ने अगर मुझे कुछ दिया है तो बदले में बहुत कुछ लिया भी है। कल अगर कोई इससे भी अच्छा ऑप्शन मिला तो इसे भी छोड़ दूंगी। वैसे एक बात बोलूं, बिस्तर में भी वह तुमसे अच्छा है। कितनी घटिया औरत हो तुम, उसके साथ भी धोखा। अरे बेवकूफ़, विमल जैसे रईस शादीशुदा मर्दों के संबंध ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं। वह खुद मुझसे बेहतर ऑप्शन की तलाश में होगा। जब तक साथ है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शर्म कैसी पति जी, व्यापार है यह, शुद्ध व्यापार। शालिनी, आवाज़ नीची करो। सौरभ, बिस्तर में चूहा मर्द आज शेर बनने की एक्टिंग कर रहा है। सौरभ रोते हुए बोला, शालिनी मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सौरभ, तुम मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुके हो, अब चुपचाप लौट जाओ, बाकी बातें घर पर होगी। हाँ, देखेंगे। वैसे मेरा काम आसान करने के लिए धन्यवाद। कहकर बाहर निकलते सौरभ रमा से टकरा गया। आप सब कुछ जानती थी ना? उसने पूछा। हाँ, मैं वह पर्दा हूँ जिसका इस्तेमाल वे दोनों अपने रिश्ते को ढकने के लिए कर रहे थे। आप इतनी शांत कैसे हो? आपको क्या लगता है शालिनी मेरे पति के जीवन में आई पहली औरत है? ना वह पहली है और ना ही आखिरी होगी। आप कुछ करती क्यों नहीं? इस अन्याय को चुपचाप सह क्यों रही हो? आपने क्या कर लिया? सुधार लिया शालिनी को? मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। जी, परंतु मैं वह नहीं कर सकती। क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? क्योंकि मैं यह भूल चुकी हूँ कि मैं एक औरत हूँ, किसी की पत्नी हूँ। बस इतना याद है कि मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ हूँ। वैसे भी यह दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं को और अपनी बेटियों को उनसे बचा सकूं। माफ़ कीजिएगा रमा जी, अपनी कायरता को अपनी मजबूरी का नाम मत दीजिए। जिन बेटियों के लिए आप ये सब सह रही हैं, उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनके सामने एक गलत उदाहरण मत रखिए। यह सब सहकर आप 2 नई रमा तैयार कर रही हैं। औरत के इन दोनों ही रूपों से सौरभ को वितृष्णा हो गई। एक अन्याय करना अपना अधिकार समझती थी तो दूसरी अन्याय सहने को अपना कर्तव्य। दिल्ली छोड़कर सौरभ इतनी दूर अंडमान आ गया था। कोर्ट में उसका केस चल रहा था। हर तारीख पर सौरभ को दिल्ली जाना पड़ता था। शालिनी ने उस पर सेक्स सुख ना दे पाने का इल्ज़ाम लगाया था। सौरभ अपने जीवन में आई त्रासदी से ठगा सा रह गया था, परंतु शालिनी जिंदगी में नित्य नए विकल्प तलाश रही थी। आज सुबह प्रज्ञा, जो सौरभ की वकील थी, का फ़ोन आया था। कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी थी, परंतु इसके बदले काफ़ी अच्छी कीमत वसूली थी शालिनी ने। आर्थिक चोट तो फिर भी जल्दी भरी जा सकती है, पर मानसिक और भावनात्मक चोटों को भरने में वक्त तो लगता ही है। सौरभ अपनी ज़िंदगी के टुकड़े समेटे हुए सागर के किनारे बैठा रेत पर यही पंक्तियाँ लिख रहा था। मुरझा रहा जो पौधा उसे बरखा की आस है, अमृत की नहीं हमें पानी की प्यास है, मंजिल की नहीं हमें रास्तों की तलाश है। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।